Good morning, student. This video is about class 5, subject social science, chapter number 4, the age of machines. This is our lecture number 2. Today we are going to read about steam engine. First of all, in lecture number 1 में हमने क्या किया था? lecture number 1 में हमने स्टोन एज और आयरन एज और बीच में जो मेटल्स आए थे उनके बारे में पढ़ा था कि कैसे स्टोन एज में जो ह्यूमन था वो कैसे स्टोन की हेल्प से अपने फूड को गैदर करता था और कैसे धीरे धीरे उसने मेटल का इन्वेंशन किया और फिर उसके बाद आयरन का इन्वेंशन होने के बाद कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो उसके बाद स्टीम इंजन का भी क्या हुआ? स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन हुआ। इंजन ड्राइवन बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम was the only source of energy during the industrial revolution of England। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड का, तब जो स्टीम थी बस एक्सट्रीम ही थी, हमारे पास एक्सट्रीम एनर्जी ही थी जो हमारे इंजन्स को चला सकती थी। It was invented by James Watt. It helps to transform the world from an agriculture society into a industrial one। जब इंजन का इन्वेंशन हुआ तो ये इन्वेंशन किसने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इन्वेंशन जेम्स वॉट ने किया, ठीक है। और इस इन्वेंशन से हमारा पूरा वर्ल्ड जो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी था, मतलब खुद ही खाना बोते थे, खुद ही उसको काटते थे, फिर आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे प्रोडक्शन को, उसकी जगह एक इंडस्ट्रियल बन गया। मतलब इंडस्ट्रीज हो गई, अब एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाया जा सकता था, जहां पर जो रिसोर्सेज थे उसकी हेल्प से वो प्रोडक्शन किया जाता था और उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि इंजन बन चुका था। अब इंजन की हेल्प से ट्रेनें स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टीम इंजन विद इट्स ट्रेन। स्टीम इंजन की आपकी फोटो है उसकी ट्रेन के साथ। आफ्टर दैट प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन हुआ। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय जोन्स गल्टनबर्ग इन द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के मिडल में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था और इसके इन्वेंशन के बारे में हमने पहले भी एसएसटी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस द बुक वॉज यूजुअली हैंड रिटन ऑन द पेपर। जब इन्वेंशन नहीं हुई थी प्रिंटिंग प्रेस की, तो बुक्स कैसी होती थी? बुक्स कैसी होती थी? हैंड रिटन होती थी, हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। हैंड रिटन बुक्स लिखने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए बहुत कम जो बुक्स की कॉपी बनती थी और बहुत महंगी होती थी, सबके पास अवेलेबल नहीं होती थी, सब बुक्स को पढ़ नहीं पाते थे। दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। कैसे पहले की प्रिंटिंग प्रेस होती थी, ठीक है, और कैसे बुक्स उसमें छपती थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ गुल्टनबर्ग, ठीक है, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। But after its invention, thousands of copies of the same page could be made very quickly। जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ उसके बाद thousands of copies, जो एक ही पेज की थाउजेंड ऑफ कॉपीज बहुत जल्दी क्या हो जाती थी? प्रिंट हो जाती थी, छप जाती थी। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस प्रिंटेड बुक वॉज द बाइबल। मास प्रोड्यूस क्या होता है? मास प्रोड्यूस होता है जब एक ही चीज की बहुत सारी प्रोडक्शन हो तो उसको बोला जाता है मास प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब एक ही चीज की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना। तो जो बुक्स की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, फर्स्ट प्रोडक्शन हुई थी, वो कौन सी बुक की थी? बाइबल बुक की थी। अ लार्ज नंबर ऑफ cheaper books could be printed in a short while,
और ज्यादा नंबर्स की चीप, मतलब जो हैंड रिटन बुक होती थी वो महंगी होती थी। अब एक ही पेज, इतना सारे पेजेस एक साथ छिप सकते थे, तो जो उनकी कॉस्ट थी वो भी लो हो गई। ठीक है, तो कम कॉस्ट में ज्यादा कॉपीज बननी स्टार्ट हो गई। बट इससे क्या हुआ, इससे कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गई उनकी, क्योंकि पहले लोग हाथ से लिखते थे, जिनकी हैंडराइटिंग सुंदर होती थी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी, उनको काम मिला हुआ था हाथ से बुक्स लिखने का। बट अब जब प्रिंटिंग प्रेस बन गई तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि सारा जो पहले काम मैन करता था, इंसान करता था, अब वो सारा काम मशीन करनी थी, तो इसलिए बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। मास प्रोडक्शन, मैंने अभी आपको बताया मास प्रोडक्शन क्या होती है। मास प्रोडक्शन होती है एक ही चीज की प्रोडक्शन इन अ लार्ज नंबर, जो क्यू लगा के, जैसे अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल की क्यूज लग जाती हैं, और धीरे धीरे एक एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, उसके अंदर अपने आप मशीनों की हेल्प से उसमें कोल्ड ड्रिंक फिल होती है, कैप लग जाती है, और उसके रैपर लगकर एक बॉक्स में पूरे मशीन के का प्रोसेस होता है, और उसके थ्रू वो अपने जहाँ लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है। By the 18th century, less goods were produced either by the traditional machines or by hand. 18th century तक बहुत कम गुड्स का प्रोडक्शन होता था, चाहे वो ट्रेडिशनल मशीन्स हो, कुछ ट्रेडिशनल मशीन्स का आविष्कार हो चुका था, और कहीं जगह तो हैंड से ही प्रोडक्शन चल रही थी। But after the invention of new machines, goods were produced, goods were produced in large quantities and faster. बट जैसे जैसे न्यू मशीन्स का आविष्कार होता गया, इन्वेंशन होता गया, वैसे वैसे ही क्या हो गई, गुड्स, गुड्स मतलब माल, जो भी चीज का इन्वेंशन, जो भी चीज का प्रोडक्शन होता था, उस चीज का प्रोडक्शन अब लार्ज क्वांटिटी में होने लग गया, ज्यादा क्वांटिटी में होने लग गया। ठीक है, और फास्ट होने लग गया, बहुत तेजी से होने लग गया। अपार्ट फ्रॉम मास प्रोडक्शन, यूजिंग न्यू मशीन्स कुड रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी। जैसे जैसे मास प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, न्यू मशीन की हेल्प से जो कॉस्ट थी वो और कम होती चली गई, और क्वालिटी और इम्प्रूव होती गई। क्योंकि जब हम हैंड से चीज़ें जो बना रहे थे, उसकी उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी। ठीक है, तो इस जो मशीन्स होती थी उनसे फिनिशिंग भी अच्छी आती थी, कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाता था, इस वजह से उसकी कॉस्ट भी कम होती थी। देखो ऐसे पहले स्टार्टिंग में तो जो मास प्रोडक्शन हुआ ऐसे हुआ, क्यू वाइज लग जाता था, और उसमें जो भी प्रोडक्शन होती थी वो मशीन की हेल्प से होती रहती थी। आजकल जैसे आप अभी देख रहे हो, स्टार्टिंग में तो ये लोग खड़े हैं, आजकल लोगों की बहुत कम जरूरत होती है, ज्यादातर जो काम होता है वो मशीन्स कर लेती हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मशीन, अब हम पढ़ेंगे कि जो ये मशीन्स, हम मशीन्स के बारे में बोले जा रहे हैं, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो ये मशीन्स चलती कैसी थी, तो उनका सोर्स क्या था जिससे ये चल सकती है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थे। सबसे पहली सोर्स ऑफ एनर्जी थी कोयला। अर्लियर मशीन्स वर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम, पहले जो जो मशीन्स थी वो किसकी हेल्प से, स्टीम की हेल्प से, कोयला जला के जो स्टीम होता था उसकी हेल्प से चलती थी। टू प्रोड्यूस इट कोल वॉज यूज, स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज किया जाता था, कोयला यूज किया जाता था। इट वॉज द फर्स्ट फ्यूल यूज फॉर रनिंग द मशीन्स बट इट हैज सर्टन लिमिटेशंस, जो ये फर्स्ट फ्यूल यूज हुआ था वो क्या था, कोल था, कोल यूज हुआ था फर्स्ट फ्यूल, किसकी चीज के लिए, मशीनों को चलाने के लिए। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ऐसा नहीं था कि कोल जितना मर्जी आ रहा है यूज करते रहो, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ कोल, कोयले की पिक्चर है। अब हम लिमिटेशंस ऑफ क्या पढ़ेंगे, कोल पढ़ेंगे।
It is a non-new renewable source of energy. नॉन रिन्यूएबल मतलब इसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता था, दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एक बार कोयला जल गया, उससे स्टीम हो गई, बस अब वो खराब, वो खत्म, दोबारा यूज नहीं किया जा सकता था। It pollutes the atmosphere and leave a large quantity of pollution. ये pollute कर देता था एटमॉस्फेयर को और लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन भी हो जाता था इससे। इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, और ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता था। कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। देयर इज अ लिमिटेड स्टॉक ऑफ कोल ऑन द अर्थ एंड इट इज feared that it would last for only about 50 years. जो कोल था वो बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, और ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो कोल का स्टॉक था वो बहुत ही लिमिटेड था, और ऐसा माना जाता था कि जो ये कोल है वो 50 ईयर्स में खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका लिमिटेशंस के साथ यूज करना पड़ता था। और ये भी नहीं था कि हम इसका यूज करते जाएं कोई और अल्टरनेटिव ना हो हमारे पास, तो एक दिन जब कोल खत्म हो जाता था फिर क्या करते, इसलिए और अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढे गए। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑयल। उसके बाद कोल के बाद जो एनर्जी यूज होने लगी, सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होने लगी, वो था ऑयल। इट इज ड्रिल्ड एंड रिफाइंड। इसको खोद के निकाला जाता है और इसको रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है। कई जगहों पर जैसे पानी के कुएं होते हैं वैसे ही जमीन के अंदर से ऑयल निकलता है, जमीन में कुएं खोदे जाते हैं इसे निकालने के लिए। नंबर 1, पेट्रोल। कितने तरीके का ऑयल यूज कर सकते हैं? 4 तरीके का ऑयल यूज करते थे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। नंबर 1 इज पेट्रोल, नंबर 2 डीजल, नंबर 3 केरोसिन ऑयल, नंबर 4 gasoline. This is the picture of petrol, diesel, gasoline, kerosene oil. First one is petrol. Petroleum is accessible like coal. Most of the modern vehicles use either petrol, diesel or CNG. बेटा जो पेट्रोल होता था वो भी कॉल की तरह एग्जॉस्टिबल होता था, जलनशील होता था, जल सकता था, ठीक है। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हम यूज कर सकते थे। आजकल के जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं आपको पता ही है, आपके घर में बाइक्स, एक्टिवास, कार्स होंगी, है ना, उन सब में पेट्रोल या फिर डीजल या फिर सीएनजी कंपोस्ट नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। एंड एट होम वी यूज एलपीजी फॉर कुकिंग, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं हम। घर पे क्या यूज करते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं कुकिंग के लिए। नेचुरल गैस, द लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज नेचुरल गैस which is exhaustible and it used as LPG for domestic purposes and as CNG in vehicles. जो ये नेचुरल गैस है, हमने सीएनजी के बारे में जो पढ़ा है अभी, एलपीजी है, ठीक है, ये भी हम डोमेस्टिक घर पे यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, और हम व्हीकल्स में यूज करते हैं एज अ फ्यूल, उनको चलाने के लिए एज अ यूज करते हैं, उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और घर पर उन्हें खाना पकाने के लिए एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इट हैज द एडवांटेजेस फॉर बीइंग चीपर एंड पोल्यूशन फ्री। और इनकी 2 एडवांटेजेस क्या हैं, खूबियां क्या हैं? 2 खूबियां हैं इनकी। इनकी दोनों खूबियां क्या हैं कि क्या है, ये चीपर है, सस्ती है, और क्या है, पोल्यूशन फ्री है, इनसे पोल्यूशन नहीं होता। नाउ बेटा today's homework. Class 5 subject social science
chapter number 4, The Age of Machines, lecture number 2, homework. Today's homework is answer the following question. आज का homework है answer the following question. 2 question answers मैं आपको देने जा रही हूँ. First of all, question number 3. Name the alloy discovery after copper. What was it used for? आपको alloy discovery जो कॉपर के बाद हुई थी उसका बताना है और वो किस चीज के काम आई है. कौन सा मेटल कॉपर के पास बाद में डिस्कवर किया गया था और वो किस यूज के लिए आता है. ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था. आई रिपीट द क्वेश्चन. नेम द alloy discovered after copper. What was its use? What was it used for? Next question is question number 4. Name the country where the Industrial Revolution took place. Give one reason for the change. आपको उस कंट्री का नाम बताना है जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, और उसके पीछे एक क्या रीजन था. ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था बेटा. आप लेक्चर नंबर 1 को एक बार दोबारा सुनिए और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से लिखिए विदाउट स्पेलिंग एरर्स. आई विल रिपीट क्वेश्चन नंबर 4. नेम द कंट्री वेयर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस. गिव वन रीजन फॉर द चेंज. ओके बेटा, while writing homework please avoid spelling errors. आप दोबारा से उस लेक्चर को रीड किया करो, लेक्चर को पढ़ा करो, स्टॉप करके रीडिंग किया करो, स्टॉप करके देखा करो आंसर्स को, और फिर आप ऐसे करके स्पेलिंग एरर्स को अवॉइड करोगे. ओके बेटा. नाउ बेटा, होमवर्क सॉल्यूशन. क्लास 5, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ मशीन, लेक्चर नंबर 1, होमवर्क सॉल्यूशन. लेक्चर नंबर 1 का होमवर्क सॉल्यूशन करेंगे हम. आवर होमवर्क वाज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन वाज नेम द 4 आयरन टूल्स which were made during the Iron Age. Answer is axes, plows, shovels, skills. Number 2. Name the invention which are regarded as the technological revolution of mankind. Answer is invention of wheels, carts and boats is regarded as the technological revolution of mankind. Okay beta, if you have any doubt in this lecture you can ask through email or my WhatsApp number you have, but don't forget to write your name, class, section, roll number while asking something or while submitting your homework. होमवर्क सबमिट करवाते वक्त भी और कुछ पूछते वक्त भी अपना नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन लिखना मत भूलिए, क्योंकि जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे और जो मेल्स होती हैं बेटा उसमें आपका नेम मेंशन नहीं होता तो मैम को बहुत प्रॉब्लम होती है. इसलिए अपना नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन प्लीज ये चारों चीजें जरूर लिखा करें कुछ भी भेजने से पहले. चाहे होमवर्क भेज रहे हैं आप, चाहे टेस्ट भेज रहे हैं, चाहे कोई क्वेरी भेज रहे हैं, प्लीज ये चारों चीजें लिखा करें. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे. बी सेफ, बी हैप्पी, हैव फन. थैंक यू वेरी मच.